तो स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था वो गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां और समाज के बारे में चर्चा की थी। आज जो अपन न्यू टॉपिक लेके आए हैं, अगला जो टॉपिक है वो है आपके पहले ही पाठ का टॉपिक है, उसके अंतर्गत जो वर्धन वंश है। वर्धन वंश या जिसका अन्य नाम मिलता है पुष्यभूति वंश। कहने का तात्पर्य स्टूडेंट ये होता है कि जो चाहे हम वर्धन वंश कहें चाहे पुष्यभूति वंश कहें, बात एक ही है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत जब हम बात करेंगे तो वर्धन वंश किस क्षेत्र में था और अपना साम्राज्य स्थापित किया था वर्धन वंश ने, इसका संस्थापक कौन था, और यदि अपन बात करें वर्धन वंश के बारे में तो अपन जो बात करेंगे इसके अंतर्गत विस्तृत तरीके से तो ये किस धर्म को मानते थे, इनकी उपाधि क्या थी, कौन कौन राजा बने, और यदि थोड़ी सी अपन चर्चा कर लें तो किनके साथ युद्ध हुआ था और उन शासकों को किस तरीके से इन्होंने परास्त किया और अपने साम्राज्य को कायम रखा। इनकी सीमाओं का विस्तार उत्तर में कहाँ से कहाँ तक था, दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक था, और पूर्व में कहाँ से कहाँ तक, और पश्चिम में कहाँ तक इनका पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। तो ये सारी जानकारी हम इस वर्धन वंश के अंतर्गत पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, ये सारी बातें मैंने आपके सामने अभी बताई, तो इन सारी बातों को मैं इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर 1 बाय 1 करके एक एक करके आप तक पहुंचाऊंगा। आप हर बात को गहराई से समझें स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं वर्धन वंश का जो संस्थापक था स्टूडेंट, उसकी यदि बात करूं तो पुष्यभूति था। तो संस्थापक था वो पुष्यभूति। तो वर्धन वंश का संस्थापक की यदि बात की जाए तो स्टूडेंट पुष्यभूति आता है। और इस वंश का जो कहाँ पर ये वंश स्थित था, तो दिल्ली में थानेश्वर, दिल्ली के अंतर्गत थानेश्वर नाम की जगह है। वहाँ पर क्या था, वर्धन वंश अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए था। अब यदि स्टूडेंट मैप के इस जरिए इसको यदि बात करें तो अपन का जो थानेश्वर आता है वो पंजाब जो हरियाणा की सीमा है, यहाँ पर क्या है अपन का थानेश्वर वंश। तो ये है स्टूडेंट थानेश्वर। और थानेश्वर के अंतर्गत यहाँ पर कौन था, पुष्यभूति। अब यदि बात करते हैं स्टूडेंट, ये किस धर्म के उपासक थे, उपासक को लेकर यदि बात की जाती है स्टूडेंट तो ये शैव धर्म के उपासक कहे जाते थे, शैव धर्म, शिव भगवान। और यदि बात कर लें तो सूर्य की भी उपासना करते थे। कौन, वर्धन वंश के जो कौन थे, राजा थे वो। अब यदि आगे बात करूं स्टूडेंट वर्धन वंश के बारे में तो हमको पता चलता है, जब आगे अपन बात करते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, तो हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि आगे जो वर्धन वंश है इसके अंतर्गत 3 शासक हुए। कितने शासक स्टूडेंट, 3। पहला शासक था वो प्रभाकर वर्धन था। दूसरे शासक की स्टूडेंट यदि बात करें तो अपन का राजवर्धन मिलता है। और तीसरा शासक मिलता है इसका जो भाई है, हर्षवर्धन। तो स्टूडेंट, मैंने अभी बात करी कि वर्धन वंश के अंतर्गत वर्धन वंश में
3 शासक हुए। तो स्टूडेंट जो शासक आते हैं वो 3 शासक हुए। अब 3 शासकों में जो सबसे पहले जो शासक आता है उसका नाम स्टूडेंट हमें मिलता है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के बाद जो नेक्स्ट अगला शासक होगा वो राजवर्धन होगा। राजवर्धन के बाद स्टूडेंट जो अगले शासक की बात करेंगे वो होगा हर्षवर्धन। स्टूडेंट प्रभाकर वर्धन, आपकी जो 10th की किताब है सामाजिक विज्ञान की, उसमें प्रभाकर वर्धन के बारे में ज़्यादा डिटेल से दिया नहीं है, बताया कि प्रभाकर वर्धन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ओके स्टूडेंट, अगला जो शासक बनता है, कहने का मतलब स्टूडेंट जो प्रभाकर वर्धन की संतान थी, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन के जो संतान थी, किन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, संतान की। तो उनकी इसकी जो प्रभाकर वर्धन की संतान थी स्टूडेंट, 3 संतान थी। कितनी? 3 संतान। तो स्टूडेंट प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थी। यदि पहले की बात करूँगा तो पहला जो इसका ज्येष्ठ पुत्र था उसका नाम मिलता है स्टूडेंट राजवर्धन। दूसरे पुत्र का मिलता है नाम स्टूडेंट हर्षवर्धन। और तीसरी जो इसकी संतान थी वो थी पुत्री राजश्री। तो पहला था राजवर्धन, दूसरा जो इसका छोटा पुत्र था वो था हर्षवर्धन, और तीसरी जो संतान थी इसकी जो पुत्री थी उसका नाम मिलता है स्टूडेंट राजश्री। अब स्टूडेंट बात यह कि कहानी किस तरीके से बनती है। कहने का मतलब स्टूडेंट सिंहासन पर जो प्रभाकर वर्धन, जो वर्धन वंश का शासन चला रहा था, वो तो क्या हो जाते, ख़त्म हो जाते। अगला जो नेक्स्ट शासक बनेगा तो स्टूडेंट अब इसकी जो संतानी तो बनेगी। ज्येष्ठ पुत्र कौन है, राजवर्धन। तो राजवर्धन जैसे ही गद्दी पर बैठा था, कहाँ पर, थानेश्वर के अंतर्गत। तो अब अगला जो शासक बन गया वो कौन बन गया स्टूडेंट, राजवर्धन। अब राजवर्धन क्या होता है, कहने का मतलब जो राजवर्धन शासक बना था थानेश्वर का, तो राजवर्धन भविष्य के बारे में थोड़ा कम सोचता था। तो इसने क्या किया था, किसके, कहने का मतलब एक जो बंगाल के अंतर्गत, यहाँ उस समय बंगाल हुआ करता था, आज जिसको पश्चिम बंगाल बोला जाता, बंगाल का एक शासक था जिसका नाम स्टूडेंट मिलता है गौड़ शासक शशांक। गौड़ शासक था जिसका नाम है शशांक। तो स्टूडेंट ये गौड़ शासक शशांक था। गौड़ शासक शशांक ने क्या किया था, राजवर्धन को प्रेम प्रसंग में फंसा करके, और जो शशांक था ये अपने महलों में ले आता है, और महलों में लाने के बाद इसको धोखे से राजवर्धन की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। कहने का मतलब इसका वध कर देता है। किसका, राजवर्धन का। तो अब स्टूडेंट हर्षवर्धन के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। उम्र में भी छोटा होता है हर्षवर्धन, और राजपाट का जो भार था वो सारा अब किसके कंधों पर आने वाला आ गया है, हर्षवर्धन के कंधों पर। उसी समय जब राजवर्धन की मृत्यु हो गई थी, किसने की थी, गौड़ शासक शशांक ने कर दी थी। तो राजवर्धन तो अब क्या अल्लाह के प्यारे हो गए थे। लेकिन अब बात करते हैं तो उसी समय जो इनकी बहन होती है राजश्री, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कहीं अज्ञातवास चली जाती है। तो स्टूडेंट अब क्या होता है, अगला जो शासक बनेगा किसका, थानेश्वर का। तो अगला जो शासक बनेगा स्टूडेंट वो बनेगा
हर्षवर्धन। तो अगला शासक कौन बना स्टूडेंट? हर्षवर्धन। तो स्टूडेंट अब शासक कौन बन गया? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने क्या किया? इसके समय भी बहुत ही बड़े संघर्ष थे, युद्ध हो रहे थे, लेकिन हर्षवर्धन ने क्या किया था? 40 वर्ष तक अपना शासन किया था। स्टूडेंट हर्षवर्धन ने हर्षवर्धन ने 40 वर्ष तक शासन किया और स्टूडेंट इसके कोई संतान नहीं थी, निसंतान था। हर्षवर्धन इसके कोई भी संतान नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य यह है स्टूडेंट, जब इसके कोई संतान नहीं तो इसका वंश चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इसके साथ ही इसका जो वर्धन वंश था वो भी क्या हो जाता? समाप्त हो जाता है। और 40 वर्ष तक इसने शासन किया, अपनी कीर्ति प्रसिद्धि फैलाई और इसकी जो उपाधि का नाम आता है, उपाधि, वो स्टूडेंट उपाधि मिलती है महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज। अब तो उसके मन के अंदर एक बात तो ये थी कि किसी भी तरीके से इस गौड़ शासक शशांक को क्या किया जाए? यहाँ से मारा जाए, भगाया जाए। तो ये किस तरीका से, अब देखो, अपने साम्राज्य को व्यवस्थित रखता है और दूसरी बात गौड़ शासक शशांक को भी मारता है। तो और दूसरी जो समस्या थी, इसकी जो बहन थी कौन? राजश्री थी। उस राजश्री को भी ढूंढकर लेकर आना था। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो हर्षवर्धन ने काम किया था, सबसे पहले इसने एक काम किया था, अपनी जो बहन थी राजश्री को ढूंढ निकाला। तो शीघ्र ही हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को ढूंढ निकाला। आगे यदि बात करें स्टूडेंट, तो अब क्या किया? उसकी बहन भी ढूंढ ली। किसने? हर्षवर्धन ने। तो अगला जो टारगेट था हर्षवर्धन का, वो टारगेट क्या था कि जो कौन है? गौड़ शासक शशांक है, इसकी क्या करना? मृत्यु करना, या इसको यहाँ से भगाना, या कह सकते हैं अपने भाई का क्या लेना? बदला लेना। क्योंकि गौड़ शासक शशांक ने इसके भाई राजवर्धन को मारा था, इसलिए इसके मन में ये विचारधारा थी किसी भी तरीके से गौड़ शासक शशांक को मारा जाए। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट, हर्षवर्धन ने क्या किया था कि कामरूप का एक शासक था। असम के अंदर कामरूप है, यहाँ असम है, और उस समय असम को किसके नाम से जाना जाता था? कामरूप के नाम से जाना जाता था। तो वर्तमान में कामरूप को क्या कहते हैं? असम। और यहाँ का जो शासक था वो था भास्कर वर्मा। स्टूडेंट कहाँ का शासक है? कामरूप का शासक। तो शीघ्र ही हर्षवर्धन ने किससे संधि की थी? कामरूप के शासक भास्कर वर्मा से संधि की। और संधि करने के बाद इसने काम क्या किया था कि अपनी सेना लेकर गौड़ शासक शशांक पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो गौड़ शासक शशांक को यहाँ से भाग गया और अब पूरा क्षेत्र किसका हो गया? ये पूरा क्षेत्र हर्षवर्धन का हो गया। तो स्टूडेंट आगे जो हम बात करेंगे हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार या हर्षवर्धन के राज्य की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक फैली हुई। हर्षवर्धन के साम्राज्य की सीमाएं
तो स्टूडेंट ये हर्षवर्धन के साम्राज्य की सीमाओं की बात करें तो स्टूडेंट पश्चिम में बल्लवी तक, पश्चिम में यदि बात करें तो बल्लवी तक, पूर्व में हम बात करें तो गजाम, पूर्व में कहाँ तक थी? गजाम, जो पूर्व में। उत्तर में यदि बात करें तो उत्तर में इसकी जो साम्राज्य का विस्तार था वो हिमांच्छादित, हिमांच्छादित, इसका मतलब होता है उत्तर में, मतलब हिमालय तक। और बात कर लेते हैं अपन दक्षिण में, तो दक्षिण में जो कौन सी है? नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी तक। तो कहने का मतलब स्टूडेंट ये पूरा जो भाग है ये किसका था? हर्षवर्धन का था। तो हर्षवर्धन के मन में एक विचार आया, मैं इधर भी लिख देता हूँ स्टूडेंट, पूर्व में गजाम व पश्चिम में, सीमा की बात करें तो बल्लवी तक, और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक। कहने का मतलब स्टूडेंट इसका जो साम्राज्य था वो पूर्व में गजाम व पश्चिम में बल्लवी तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक किसकी सीमाएं फैली हुई थी? हर्षवर्धन का साम्राज्य फैला हुआ था। तो स्टूडेंट जब हर्षवर्धन ने ये पूरा उत्तर, पूर्व और पश्चिम का क्षेत्र जीत लिया तो इसके मन में एक विचार आया, क्यों नहीं हम दक्षिण भारत पर भी आक्रमण करें, और दक्षिण भारत जो ये बचा हुआ है हिस्सा है ना, इस पर भी क्यों नहीं अपना ही साम्राज्य स्थापित करें। ये पूरा क्षेत्र क्या था? यहाँ पर किसका शासन चलता था? अलग किसी वंश का शासन चलता था। हर्षवर्धन का केवल नर्मदा नदी से ऊपर था पूरा क्षेत्र था। अब इसके एक दिन मन में विचार आया हर्षवर्धन के कि क्यों नहीं हम दक्षिण भारत पर भी आक्रमण करें और दक्षिण भारत के शासकों को हराकर यहाँ भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लें। लेकिन बताया जाता है स्टूडेंट इतिहास के अंतर्गत जो एक शासक है, चालुक्य शासक। कौन है? चालुक्य शासक। और चालुक्य शासक का नाम आता है स्टूडेंट पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय पर कौन करता है? अटैक करता है कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो शासक है वो पुलकेशिन द्वितीय पर अटैक करता है, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय इसको क्या कर देता है? परास्त कर देता है। किसको? हर्षवर्धन को। जैसे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त किया और इसको कहाँ तक पीटता है? जो ठोकता कहाँ तक ले जाता है? नर्मदा नदी के पार भगा देता है। तो अब कहने का मतलब जो हर्षवर्धन था उसके साम्राज्य का जो विस्तार कहाँ तक रहा? नर्मदा नदी तक। तो स्टूडेंट जीत पुलकेशिन द्वितीय की होती है और हार किसकी होती है? हर्षवर्धन की होती है। इसके बाद यदि बात करें स्टूडेंट तो इसकी जो राजधानी थी, राजधानी की यदि बात की जाए तो वो थी कन्नौज। आगे यदि बात करें स्टूडेंट तो इसके बारे में बात की जाए तो ये बाद में इसका जो झुकाव है किसका? हर्षवर्धन का, वो महायान बौद्ध की तरफ हो गया झुकाव। महायान बौद्ध की तरफ। तो स्टूडेंट महायान बौद्ध की तरफ किसका झुकाव हो गया है स्टूडेंट? हर्षवर्धन का। और यदि थोड़ी सी और बात कर लेते हैं स्टूडेंट तो पता चलता है
कि ये गंगा यमुना के संगम पर प्रति पाँचवें वर्ष, कहने का मतलब प्रति पाँचवें वर्ष क्या करवाता था, एक महोत्सव आयोजित करवाता था गंगा यमुना के संगम पर। तो स्टूडेंट प्रति पाँचवें वर्ष जो हर्षवर्धन था वो गंगा यमुना के संगम पर एक महोत्सव आयोजित करता था। प्रति 5वें वर्ष गंगा यमुना के संगम पर प्रति 5वें वर्ष एक महोत्सव आयोजित करता था। और इस महोत्सव के अंतर्गत स्टूडेंट ये क्या काम करता था, दान करता था, दान देता था। कौन देता था स्टूडेंट दान? हर्षवर्धन। उसके बाद यदि बात करें इसके बारे में, एक लास्ट एंड फाइनल बात अपन को मिलती है कि इसी के शासनकाल में, कहने का मतलब जो हर्षवर्धन छठा महोत्सव कर रहा था, तो छठे महोत्सव के अंतर्गत एक चीनी यात्री जिसका नाम मिलता है हेनसांग आता है। तो हर्षवर्धन के छठे महोत्सव में, छठवें महोत्सव में एक चीनी यात्री जिसका नाम मिलता है हेनसांग आता है। तो स्टूडेंट ये अपन का पूरा क्या हुआ, वर्धन वंश हुआ था। तो हमने एक एक बात को वर्धन वंश की अच्छे से समझ ली है। तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड कमेंट्स करना। स्वयं को सोने के सिक्के जैसा बनाओ। कभी अगर नाले में गिर भी गए तो उसकी कीमत कम ना हो। परवाह मत करो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें खुद उठाने हैं, लोगों को नहीं। आप जीवन में इतने सफल हो जाओ कि अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश को पूरा कर सको। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है, कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं।